हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 2 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट है, जिसमें टोटल 460 वर्ड्स हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। अंतर्राष्ट्रीय मठाधीश बनने के ख्वाब देख रहा चीन कोरोना को लेकर अपने ही कुचक्र में फंसता लग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए चेतावनी दे चुके हैं कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। वे चीन के लिए कारोबारी रास्ते बंद करने में जुटे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गहमा गहमी के बीच केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आज अगर कई देश चीन के साथ कारोबार नहीं करना चाहते हैं तो यह भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने का मौका है। चीन के साथ कारोबार को लेकर सख्ती दिखाते हुए भारत हाल ही में एफडीआई नियमों में बदलाव कर चुका है। गडकरी ने संकेत दिए कि चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी से भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को पूरा किया जा सकता है। गडकरी के कथन को अतिशयोक्ति मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर बड़े संकट काल में कुछ महान उपलब्धियों का सूत्रपात हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के हमले झेलने के बाद जापान ने बर्बादी पर शोक मनाने के बजाय तकनीकी कौशल में वह सिद्धि हासिल की जिससे दुनिया भर में मेड इन जापान विश्वसनीयता का प्रतीक बन गया। इन मामलों के कुछ साल बाद वह अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। कई देशों में भारी तबाही मचाने वाले दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही भारत से अंग्रेजों की विदाई के रास्ते खुलने लगे थे। क्या पता इसी तरह के रास्ते हमारी अर्थव्यवस्था को बुलंद बनाने के लिए खुलने लगें। सरकार इस समय हर मोर्चे पर कोरोना को हराने के लिए जुटी है, तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर से उसका ध्यान हटा हुआ है। वह इस संकट काल में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीन तैयार कर रही है। शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों से बातचीत के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि कोरोना महामारी ने हमारे सामने कई मुसीबतें खड़ी की है, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनने का सबक भी दिया है। ग्राम स्वराज ही महात्मा गांधी के स्वराज की कल्पना का आधार था। प्रधानमंत्री का जो भी इसी बात पर था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांवों की सामूहिक ताकत से होनी चाहिए। इरादे नेक और हौसले अटूट हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पार की जा सकती है। कोरोना महामारी से भी देश पार पा लेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना काल के बाद सुनहरा भविष्य भारत का इंतजार कर रहा है। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कर सकते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 10 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। महामारियाँ जब भी आती है तो मानव जीवन में बड़ा उथल पुथल होता है। मानव समाज अपने को बचाने के लिए अनेक तरह के सामाजिक, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक प्रयास करता है। या यूँ कहें कि महामारियाँ जब भी आती है तो अपने साथ अपना प्रत्युत्तर भी लेकर आती हैं। ये प्रत्युत्तर कुछ तो वैश्विक होते हैं, कुछ प्रशासकीय, कुछ चिकित्सीय व सांस्कृतिक। कोरोना महामारी के आने के बाद अनेक तरह की सांस्कृतिक प्रक्रिया हमें भारतीय समाज में देखने को मिल रही है। आज फेसबुक लाइव हो रहे हैं, तरह तरह के वीडियो संदेश। कोरोना की प्रतिक्रिया में लोकगीतों के वीडियो, कविताएं सोशल साइट्स एवं साइबर स्पेस में घूम रही हैं। आज समाज में जब लॉकडाउन है तब साइबर स्पेस ऐसे सांस्कृतिक रचनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए वैकल्पिक जगह बनकर उभरे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से बचने के लिए हनुमान चालीसा की तरह हनुमान बीसा एवं कई प्रकार के भजन बनाकर लोग सोशल साइट पर डाल रहे हैं। यह देखना रोचक किंतु आश्चर्यजनक था कि वैष्णो देवी जाने के रास्ते में कार्ड से मंदिरानुमा आकृति बनाकर एक कार्डबोर्ड टांग दिया गया था, जिस पर लिखा था कोरोना का झाड़ फूक सिर्फ 10 रुपए में। अगर महामारियों के सांस्कृतिक प्रत्युत्तर का इतिहास देखें तो काफ़ी रोचक जानकारियाँ मिलती है। सांस्कृतिक इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि किस प्रकार मानवीय इतिहास की दुखद घड़ियों में जनता अपने सांस्कृतिक रूपों को विकसित कर उनके सहारे अपने भीतर आत्मविश्वास और स्वस्थ रहने की चाह व्यक्त करती है। इस प्रक्रिया में लोग महामारियों के विवरण से जुड़े अनेक देवी देवता खोज लेते हैं। लोग चिकित्सकीय उपचारों के साथ सांस्कृतिक उपचार एवं दवा के साथ दुआ के लिए भी जगह बना लेते हैं। 1520 में जब पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स, चेचक
की महामारी फैली तो वह भारत में भी आई। तब भारतीय समाज में विशेषकर उत्तर भारत व बंगाल में शीतला देवी की मान्यता और पूजा विकसित हुई। उत्तर भारत में कई जगह घने नीम के पेड़ के पास शीतला माता के मंदिर आपको मिल जाएंगे। चेचक से जलन होती है, उसी के प्रतिकार में शीतला अर्थात शीतलता देने वाली इस देवी का उद्भव हुआ। चेचक को भारत में एक स्थानीय नाम भी दे दिया गया था, छोटी माता और बड़ी माता। चेचक के लिए भारत में कई जगह शरीर पर माता निकलना कहा गया। चेचक के घातक स्वरूप के क्षीण पड़ने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में आप भी इनकी लोकप्रियता देखी सुनी जा सकती है। वहीं दक्षिण भारत समाजों में स्मॉल पॉक्स के प्रतिकार में मरियम्मा देवी की पूजा की जाती है। उनके लिए भी मंदिर, लोकगीत, कर्मकांड विकसित किए गए हैं। उन्हें दैहिक ताप हरने व शीतलता प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक इसी तरह से प्लेग के साथ हुआ। प्लेग 1817 में बंगाल में बुरी तरह फैला। वहाँ इस महामारी को ओला ओथा नाम दिया गया। बंगाल में प्लेग के सांस्कृतिक प्रत्युत्तर में ओला बीबी नामक देवी का उद्भव हुआ, जिन्हें बंगाली समाज में प्लेग महामारी से बचाने वाली देवी माना गया। किसी समय अंग्रेज व्यापारी एवं सैनिक भी इनकी पूजा करते थे। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।